राजस्थान प्रदेश की अंता विधानसभा सीट को लेकर चुनावी माहौल चरम पर है। सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, घमासान मचा हुआ है और हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में मैं आप सभी से और हमारे सीनियर एंकर हेमंत शर्मा सर से भी जानना चाहूँगी कि सर, अंता उपचुनाव के जो समीकरण हैं वो किस प्रकार से आप उन्हें देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी जो है जीतेगी और क्या समीकरण बन रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंता का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए विश्वसनीय प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि पहले चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा के ऊपर कांग्रेस दाव खेल सकती है, लेकिन नरेश मीणा के हाथ कुछ नहीं लगा। नरेश मीणा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद में कांग्रेस ने उनको लगभग 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। इससे कांग्रेस में ना काफ़ी अग्रेसिव हो गए। उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो निर्दलीय ही अपने चुनाव लड़ेंगे और अंता में जीत दर्ज कराएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। वहीं बात करें सियासी घमासान की, तो सियासी घमासान की बात करें, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि ये सीट, इससे पहले कंवरलाल मीणा इस सीट पर थे, लेकिन उनके ऊपर आईएएस पर पिस्तौल तानने के जो आरोप लगे थे उसके बाद उनकी विदायगी खत्म हो गई थी। दूसरी बात, मोरपाल सुमन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वसुंधरा समर्थक नेता है, काफ़ी मान मनोहार, काफ़ी चर्चाएं हुई मोरपाल सुमन को बीजेपी प्रत्याशी बनाने के लिए। पहले तो चर्चा ये थी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि प्रभुलाल सैनी को वापस एक बार मैदान में उतारा जाए। दूसरी तरफ उन चर्चाओं पे जिस तरीके का विराम लगा और एक प्रधान जो कहीं माना जाता है कि वहाँ पर उनकी जो छवि है बहुत ही सरल और सौम्य छवि है मोरपाल सुमन की, तो उसी के तहत बीजेपी ने दाव खेला है और मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया की छवि काफ़ी, जो पिछले चुनाव हुए 2023 के चुनाव हुए उसमें उनके ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगे और उन पर आपराधिक केस भी दर्ज हुए और ऐसी बात सामने आ रही है कि उनके ऊपर वो जमानत पे बाहर चल रहे हैं और आपराधिक भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनके ऊपर दाव खेला है। तो कांग्रेस को कुछ तो लगा होगा कि कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया है जो अंता सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी है और मजबूत प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने उनको देखा है। और साथ ही कांग्रेस को ये विश्वास भी है कि जो जातिगत समीकरण के तहत हमेशा से अंता सीट वो जीतते आई है, लगभग 2 बार वो वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं प्रमोद जैन भाया, तो उनको ये विश्वास है कि चुनावी समीकरण और जातिगत समीकरण जो है कांग्रेस के पक्ष में ही रहने वाला है। दूसरी बात, कांग्रेस को ये भी विश्वास है कि 2 साल निकल गए सरकार के, सरकार विरोधी लहर है, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है अगर इस समय वहाँ की जनता सरकार के जो कार्यों से खुश नहीं है, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तीसरी बात करते हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा लगातार शुरू से हम देख रहे हैं कि जब उनको विश्वास था कि कांग्रेस उनको टिकट देगी या फिर कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, उससे पहले से वो वहाँ लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे। तो नरेश ने शुरू से ही माहौल बना रखा है और उनको ये जरूर विश्वास था कि कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। लेकिन उनका जो उन्होंने परिश्रम किया, वो मैं मानता हूँ परिश्रम शायद बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा है। तो उनका जो परिश्रम है, हो सकता है वो चुनाव जीते या नहीं जीते, वो खैर वो तो उनके भविष्य तय करेगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाने वाले हैं वो मेरे अनुसार और जो विश्लेषण निकल रहा है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा नुकसान वो पहुँचाएंगे कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को। सर ने बहुत सही बात कही कि नरेश मीणा जो है वो उस अंता विधानसभा क्षेत्र से या डूंगरी क्षेत्र की हम बात करें तो उस पूरे एरिया में अपने ज़मीनी स्तर पर वो कार्यरत रहे हैं। डूंगरी बांध का मुद्दा हो, चाहे जनता की आवाज़ उठाने का मुद्दा हो, सब में नरेश मीणा ने अपना समर्थन किया है। बात करें प्रमोद जैन भाया की, तो सर ने बताया कि उन पर भी कई केस लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है, तो कुछ सोचकर ही खेला है। और बात करें भाजपा से सुमन प्रत्याशी की, तो उनके लिए भी जो भाजपा है वो अपने चरम स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। ये त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं और भाजपा जो है प्रचार में माइक्रो मैनेजमेंट पद्धति अपना रही है।
और कांग्रेस जो है वो अपने सारे राजनेताओं को प्रचार में उतार रही है। अब नरेश मीणा जो है वो थोड़े से यहाँ पर प्रचार में कमज़ोर होते दिख रहे हैं, हालांकि आम जनता का विश्वास उन पर काफ़ी ज़्यादा है। तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो पैसा महत्वपूर्ण रहता है। नरेश मीणा जो है वो एक धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और मध्यम वर्ग से आता है वो। और दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अगर ये चुनाव प्रचार में अच्छा खासा पैसा भी, और प्रमोद जैन भाया काफ़ी अच्छे खासे पैसे उनके पास माने जाते हैं और अच्छे एक प्रभावी आदमी हैं और भामाशाह टाइप के आदमी वो वहाँ पर है। और बीजेपी के पास प्रचार की कोई संसाधनों की कमी नहीं है, तो बीजेपी अपने जो प्रत्याशी उनके प्रचार के लिए काफ़ी अच्छा खासा प्रयास कर रही है। हर संसाधन जो उसका प्रयोग आ सकता है वो कर रही है। नरेश मीणा का प्रचार मुझे लगता है कि जनता ही उनका प्रचार कर रही है, और वो जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर जाते हैं, कई सभाओं में बैठते हैं, तो वहाँ वो एक ही बात बोलते दिखते हैं कि मेरा जो प्रचार है वो जनता ही करेगी, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया है कि ना मैं कोई कांग्रेस से आता हूँ ना बीजेपी से आता हूँ, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। तो मेरे को चुनाव लड़ने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वैचारिक हो। तो वो सभी तरीके से नरेश मीणा एक जो अपने जनभावना के अनुरूप अपनी बात सबके सामने ले जाके रख रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ पीहू, आज का जो समय है, पैसा बहुत अहम माना जाता है। पैसे से आप बड़े बड़े चुनाव बदल सकते हैं, बड़े बड़े चुनावों के समीकरण बदल सकते हैं। अब नरेश मीणा जनता की भावनाओं को उनके अनुरूप ढाल सकते हैं नहीं ढाल सकते, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है, तो त्रिकोणीय में मैं मान के चल रहा हूँ कि असल में जो लड़ाई देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच में। यहाँ लड़ाई हो गई। अब एक तो हो गई नरेश मीणा के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस से उनको काफ़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। दूसरी लड़ाई उनकी प्रमोद जैन भाई ऐसी, जो वो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत भी पहुंच चुकी थी, उनके आपस में एक दूसरे ने व्यक्तिगत तौर पर भी आरोप प्रत्यारोप किए। तो नरेश मीणा का पूरा टारगेट प्रमोद जैन भाया है। बीजेपी एक सेफ गेम खेल के चल रही है, मेरे को ये जहाँ तक लगता है। बीजेपी सेफ गेम इसलिए खेल के चल रही है, मोरपाल सुमन को चुनाव मैदान में उतारा। अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है चुनाव प्रचार में, मोरपाल सुमन की तरफ से ना दोनों ही प्रत्याशियों के लिए जो उनके अपोजिट हैं उनके खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं देखी गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ना किसी की बयानबाजी के पचड़े में फंस के सीधा सेफ गेम खेलना चाहती है। वो अपने जो चुनावी मैदान में जिन विधायकों को, नेताओं को, मंत्री को उतारा है, उनके माध्यम से जनसंपर्क बढ़ा रही है। जातिगत समीकरण भी वहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, वो तो खैर अपन आगे बात करेंगे, उसमें अपन बता देंगे आपको। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव काफ़ी अहम हो जाता है। वसुंधरा राजे का प्रभाव वाला क्षेत्र है, सांसद दुष्यंत सिंह का प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो ये सीट जीतना बीजेपी साम दाम दंड भेद वो सारे प्रयोग करने वाली है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। बात आपने नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा जनता के समर्थन से या फिर जो चंदे के माध्यम से, जो चंदा उन जुटा रहे हैं, जो वोट लड़ने के लिए भामाशाह जुड़ रहे हैं, उनसे लोग जुड़ रहे हैं, तो उसी माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि वो किस हद तक कामयाबी होते हैं। सर ने बीच में एक बात कही कि भाजपा है बहुत सेफ खेल रही है और नरेश मीणा कांग्रेस के भाया को बहुत अच्छी टक्कर देंगे। तो भाजपा का वो क्षेत्र है, भाजपा अपने स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, वहाँ पर तमाम प्रचार हो रहा है। तो जो जातिगत समीकरण है वो देखे जा रहे हैं और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो माली समुदाय है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये समुदाय सर किसको जिताएगा, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट देंगे और क्या कुछ रहेगा? जातिगत समीकरण की बात करूँ तो मैं सबसे पहले अपन यहाँ पे वोट बैंक कितना है वो बात कर लेते हैं। लगभग 2 लाख से करीब वोट है यहाँ पे। माली समाज से सबसे ज़्यादा वोट आते हैं यहाँ पे। माली समाज से मैं आपको बता दूँ 35 से 40 हज़ार वोट हैं। उसके बाद आते हैं मीना समाज के वोट आते हैं। उसके बाद आते हैं OBC, ST, SC। इनमें सारे जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं मिला जुला के 2-2.5 लाख वोट है यहाँ पे। बात करी आपने माली समाज के वोट किस ओर जाएंगे। पहले बात चल रही थी प्रभुलाल सैनी की। प्रभुलाल सैनी का बहुत अच्छा खासा प्रभुत्व है माली समाज में। ये भी सैनी समाज से आते हैं, बीजेपी के मोरपाल सुमन भी। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक गेम खेला है, माली समाज से ही प्रत्याशी को उतारा है और वहाँ माना जाता है कि माली समाज बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है। उसी के अनुसार बीजेपी ने मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। अब दूसरी बात आपने की, जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो किस ओर जाएंगे।
कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता था यहाँ पे मीणा समुदाय से। मीणा समुदाय का वोट बैंक है वो कांग्रेस में के खाते में जाता था। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। नरेश मीणा लगातार मीणा समुदाय को भी कहीं ना कहीं अपने टारगेट कर रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दे और अन्य मुद्दे उनको लेकर वो मीणा समाज से मिल रहे हैं। बाकी आते हैं जो धाकड़ समाज है वो भी अच्छा खासा वहाँ पर उनका प्रभाव है, दलित है और मुस्लिम समाज है, सबके मिले जुले वोट है और राजपूत समाज का भी अच्छा खासा वो है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि माली समाज का वोट बैंक है एक तरफ बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मीणा समाज का जो वोट बैंक है वो नरेश और प्रमोद जैन भाया दोनों तरफ जाएगा। मुस्लिम समाज का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाता है, वो उसमें सुनिश्चित है ये चीज़। बाकी अन्य जो जातियां हैं उनका जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है। हालांकि नरेश मीणा अन्य जो समाज है उनसे भी वोट लेके जाएंगे, वो कितना % होता है वो तो चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन जातिगत समीकरण के अनुसार बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़े प्लस पॉइंट पे दिख रही है। माली समाज को टारगेट किया है, माली समाज का प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस पॉइंट पे दिख रही है। दूसरी तरफ नरेश मीणा अगर कांग्रेस को टक्कर देंगे, कांग्रेस का वोट बैंक पे अगर सेंध मारेंगे तो ये पक्की बात है कि प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर खिसक सकते हैं। सर ने बताया कि प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर खिसक सकते हैं और भाजपा के लिए जो माली समुदाय का वोट है उसके लिए भाजपा के लिए वो एक प्लस पॉइंट होने वाला है। सर इसी के साथ अगर हम देखें कि ये जो अंता उपचुनाव की जितनी भी ये तमाम जो त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं, घमासान हो रहा है, हर पार्टी अपने आप में अपना बेस्ट देने में लगी हुई है। अगर हम इसको एक अंतिम रूप दें कि मतलब ये पार्टी है जिसके लिए लग रहे हैं चांसेस और वसुंधरा का क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी का अच्छा प्रभुत्व है, तो क्या है मतलब क्या रहेगा, कौन सी पार्टी जो है अंतिम चरण में प्रवेश करेगी और जनता का जो है दिल जीतेगी, अंता की जनता को प्रभावित करेगी? देखो पीहू, ये तो मैं कोई सियासी विश्लेषक या फिर राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं, मैं एक पत्रकार के तौर पर आपको बता दूँ मुकाबला रोचक होने वाला है। मेहनत तीनों की है। अब भविष्य किसका उज्जवल होता है, भविष्य किसका अगर उज्जवल है और कहीं ना कहीं उस सीट पर काबिज होने की उसमें क्षमता है तो वो काबिज होगा। लेकिन जहाँ तक समीकरण जो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा जो आकलन दिख रहा है, नरेश और बीजेपी इन दोनों में से किसी का चांस बन रहा है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है तीसरे नंबर पर खिसकता हुआ दिख रहा है, मेरा जो आकलन कहता है। बाकी जब चुनाव होंगे, लोग वोट डालने पहुँचेंगे, कई लोग हमने ये भी सुना अभी तक तो कि कुछ एक गांव है वहाँ पर बहिष्कार का वोटिंग के बहिष्कार की बात भी सामने आई है। अब वो उसको कहीं ना कहीं असर कितना रहता है उसका तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन मेरा जो आकलन कह रहा है नरेश मीणा बहुत अच्छा खासा वोट बैंक इस बार वोट लेके जाएंगे यहाँ पे। पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था 2023 में, उपचुनाव लड़ा था वो, वहाँ पर मैंने देखा था नरेश मीणा 47,000 करीब वोट लेके आए थे और वहाँ भी मीणा समुदाय का अच्छा खासा वर्चस्व है और यहाँ भी मीणा समुदाय का अच्छा खासा वर्चस्व है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है इस बार नरेश मीणा कुछ एक जगह पर तो बीजेपी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं और मुकाबला यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस तो चलो थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया, नरेश मीणा और बीजेपी में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि नरेश बाजी मार ले और बीजेपी कुछ जगह पर रह जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आकलन है, मेरे ये आकलन है, बाकी मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा कि बीजेपी जीतेगी या फिर नरेश मीणा जीतेगा। मेरे आकलन जो कह रहे हैं वो ये है, नरेश मीणा दोनों को टक्कर दे रहे हैं और जनसंपर्क, लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, तमाम ऐसे वादे करना नरेश मीणा के द्वारा कि मैं जब विधायक बनूंगा भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाऊंगा, जिन्होंने यहाँ पे खूब खाया है। एक वहाँ पे एक चुनावी जब 2023 के चुनाव हुए या और ये राजेंद्र गुड़ा है उनके माध्यम से भाया रे भाया बहुत खाया, इस तरीके के चुनावी जो जुमले चले थे वो भी वहाँ पे खूब चले थे। तो उनको ही जनता के बीच ले जाकर वो एक छाप छोड़ रहे हैं कि यहाँ पहले भ्रष्टाचार था, मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। यहाँ पहले स्कूलों में सुविधा नहीं थी या फिर आमजन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, वो अगर मैं जीत जाऊँगा, मैं विधायक बनूंगा तो वो सारी सुविधाएं मैं ला के दूंगा। नरेश मीणा कुछ हद तक तो सीख गए हैं कि राजनीति कैसे होती है। बार बार जेल जा रहे हैं, बार बार उनको साजिश के तहत फंसाया भी जा रहा है, तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा अब धीरे धीरे राजनीति के कुछ न कुछ गुर तो सीख चुके हैं और वो गुर अब मेरे को अंतर उपचुनाव में जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ देखने को मिल रहे हैं।
तो इस बार तो समीकरण अच्छा रहने वाला है। मेरे को यहाँ एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उम्मीद नरेश मीणा से ज़्यादा लग रही है। सर ने कहा कि उनको उम्मीद नरेश मीणा से ज़्यादा लग रही है और जो चुनाव है वो देखने में भी मज़ा आने वाली बात है। अब अगर सर बात करें हम कि अंता की जो जनता है उसमें बहुत से कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव में वोट देने से मना कर दिया, हालांकि 11 नवंबर को मतगणना शुरू होने वाली है, लेकिन बहुत गांव वालों ने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे। सर क्या रीज़न हो सकता है और मतलब किस लिए गांव वालों ने ऐसा किया है और क्या मुद्दा है? देखो पीहू, ये तो एक आम सी बात है कि जब कोई सुविधाओं के अभाव के चलते जनता जब नाराज़ होती है तो वो वोटिंग का बहिष्कार करती है। सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कोई जिनकी जो समस्याएं थी या फिर जिन समस्याओं के चलते उन्होंने मांग रखी थी, फिर उसके बाद में उनके विधायक को जिताया, विधायक उस काम को नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया, जबकि सरकार के 2 साल निकल चुके हैं। तो ये जनता कहीं ना कहीं एक अपने संदेश दे देती है कि आगामी चुनाव में हम आपको सबक सिखाएंगे। तो इस सबक एक तरीके से वोटिंग बहिष्कार है। अगर आप जनता के काम नहीं करेंगे, जनता के अनुसार वादे किए हुए उनसे वादे किए हुए नहीं पूरे करेंगे, तो जनता आपको सबक सिखाने के लिए भी पीछे नहीं हटेगी। तो ऐसे में चुनावी मैदान में इस बार जनता ने मौका तलाश लिया और उन्होंने तय कर दिया कि हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। तो ये एक देखने वाली बात है। हालांकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर फ़ायदा नरेश उठा सकते हैं। जिस गाँव में वोटिंग बहिष्कार हुआ है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, जितने भी गाँव हो, मैं मानता हूँ एक गांव आराम से हजार वोट भी लेकर चलता है तो उस वोट का बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तो उस मुद्दे को अगर नरेश मीणा भांप लिया और वहाँ के आमजन से मिलता है, आमजन वहाँ के ग्रामीणों से मिलता है और उनसे वादे करता है और जनता उसकी बात मानती है, तो हो सकता है वोटिंग बहिष्कार न होके नरेश मीणा के समर्थन में वोट जा सकते हैं। इसका फ़ायदा इनको मिल सकता है क्योंकि वहाँ की जनता ने अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही देखा है चुनावी मैदान में। दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में, दोनों के पार्टी के विधायक चुनावी मैदान में रहे। अब नरेश को एक बार वो हो सकता है कि वो ग्रामीण वो मौका दे के देख सकते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन इस बार नरेश तो हमारा काम कर ही देगा। तो ये बहिष्कार का फ़ायदा भी नरेश को ही मिलने वाला है, ये तय है। गांव वालों का जो वोट है वो नरेश मीणा को बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार लेना है और कैसे गांव वालों को अपनी तरफ अपनी पार्टी में शामिल करना है। आप देखेंगे अगर प्रचार के वीडियो, वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेश मीणा को वोट दिया जाए। अब इस पूरे घमासान में, इस पूरे सियासी गलियारों की इस हलचल में देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है और अंता का जो ताज है अंता विधानसभा की सीट का वो किस पार्टी के सर पर जाता है, कौन सा प्रत्याशी जीतता है और क्या कुछ तमाम बदलाव वहां किए जाते हैं। इसी के साथ मैं पीहू कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ आप सभी को जल्द रूबरू कराएंगे अंता की जनता से और तमाम अपडेट से। तब तक के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।